Hello students, I am सीमा कुशवाहा फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट का फर्स्ट यूनिट, जिसमें हमारा टॉपिक है कार्नो प्रमेय। कार्नो प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्नो की प्रमेय के अनुसार किन्हीं दो तापों के मध्य कार्य करते हुए किसी भी इंजन की दक्षता, कार्नो की प्रमेय के अनुसार किन्हीं दो तापों के मध्य कार्य करते हुए किसी भी इंजन की दक्षता उन्हीं दो तापों के मध्य कार्य करते हुए उत्क्रमणी इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। मतलब वहाँ पे दो ताप है T1 और T2, जिसको हम समझते हैं अभी। यहाँ पे दो टेम्परेचर ले रहे हैं हम, एक है T1 और एक है T2। यहाँ पे जो इंजन है उसे हम ले लेते हैं E1, E2, E3 और E4। तो यहाँ पे जो क्रमनी इंजन है वो है E1 है, और इस टेम्परेचर पर T1 और T2 पर और भी इंजन है वो कार्य कर रहे हैं। तो कार्नो के प्रमेय के अनुसार किन्हीं दो टेम्परेचर, किन्हीं दो तापों के मध्य कार्य करते हुए किसी भी इंजन की दक्षता, मतलब यहाँ पे जो E2, E3, E4 है उस इंजन की दक्षता जो कार्नो इंजन उत्क्रमणी इंजन की दक्षता है E1, उससे अधिक नहीं हो सकती। तो किन्हीं दो तापों के लिए जो उत्क्रमणी इंजन की दक्षता है वो अधिकतम होती है, और बाकी जो इंजन की दक्षता है वहाँ पे कार्य कर रहे हैं उनकी दक्षता उससे कम होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं E1 ग्रेटर देन E2। अब इसकी उत्पत्ति देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए माना R एक उत्क्रमणी कार्नो इंजन है। यहाँ पे हम डायग्राम में देखते हैं। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए जो R है वो एक उत्क्रमणी इंजन है और I है वो एक अन्य इंजन है। दोनों इंजन एक ही ताप T1 और T2 पर कार्य कर रहे हैं। दोनों इंजन जो है वो एक ही टेम्परेचर T1, इसके पहले हम पढ़े थे कार्नो थ्योरम में, कार्नो इंजन पे, जिसमें स्रोत लिए थे हम और सिंक लिए थे। तो दोनों इंजन एक ही ताप T1 स्रोत और T2 सिंक के मध्य कार्य कर रहे हैं, T1 और T2 के मध्य कार्य कर रहे हैं। माना कि दोनों इंजन इस प्रकार से व्यवस्थित किए जाते हैं। अब जो दोनों इंजन है वो इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं कि दोनों से अलग अलग समान कार्य, दोनों से अलग अलग जो कार्य प्राप्त हो रहा है वो W प्राप्त होता है। तो यहाँ पे R है वो उत्क्रमणी इंजन है और I है वो कार्नो इंजन है। हम आगे देखते हैं। सीधी दिशा में कार्य करते हुए माना कार्नो इंजन R प्रत्येक चक्र में ताप T1 पर Q1 इस ऊष्मा लेकर W कार्य करके, जो कार्नो इंजन है R वो प्रत्येक ताप T1 पर ऊष्मा स्रोत Q1 लेकर सिंक को Q2 डैश इक्वल टू Q1 डैश माइनस W कार्य, Q2 इक्वल टू Q1 माइनस W ऊष्मा को ताप T2 पर निष्कासित करता है। तो इसकी दक्षता होगी ईटा R इक्वल टू W अपॉन Q1। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सीधी दिशा में कार्य करते हुए जो R है उत्क्रमणी इंजन R वो T1 ताप पर Q1 ऊष्मा लेकर सिंक को Q2 इक्वल टू Q1 माइनस W ऊष्मा सिंक पर निष्कासित करता है, जिससे इसकी दक्षता होगी ईटा R इक्वल टू W अपॉन Q1, जहाँ W है
किया गया कार्य और Q1 है ऊष्मा। अब आगे उत्क्रमित दिशा में, अर्थात जब यह रेफ्रिजरेटर की भांति कार्य करता है, प्रत्येक चक्र में यह ताप T2 पर Q2 ऊष्मा लेता है और बाह्य ऊर्जा स्रोत से इस पर W कार्य किया जाता है तथा ताप T2 पर Q1 इक्वल टू Q2 प्लस W ऊष्मा निष्कासित करता है। यहाँ पे बोल रहा है कि उत्क्रमित दशा में जब यह रेफ्रिजरेटर की भांति कार्य करता है तो प्रत्येक चक्र में यह ताप T2 पर Q1 ऊष्मा लेता है और बाह्य ऊर्जा स्रोत से इस पर W कार्य किया जाता है और ताप T2 पर Q2 प्लस W ऊष्मा निष्कासित करता है। तो यहाँ से वो T2 पर Q2 ऊष्मा लेगा और यहाँ पर आकर Q2 प्लस W ऊष्मा निष्कासित करता है। इस प्रकार माना इंजन I, जो इंजन I है वो अनुत्क्रमणीय और R है वो उत्क्रमणीय। तो इंजन I प्रत्येक चक्र में उच्च ताप T1 पर Q1 डैश ऊष्मा लेकर W कार्य करता है। I है वो T1 पर Q1 डैश I टेम्परेचर T1 पर Q1 ऊष्मा लेकर W कार्य करता है और Q2 डैश इक्वल टू Q1 डैश माइनस W ऊष्मा को निम्न ताप T2 पर निष्कासित करता है। जैसे डायग्राम में यहाँ पे है, जो I है वो Q1 ऊष्मा लेकर सिंक पर Q2 डैश इक्वल टू Q1 डैश माइनस W टेम्परेचर T2 पर निष्कासित करता है। तो इसकी दक्षता होगी ईटा I इक्वल टू W अपॉन Q डैश। अब हम मानते हैं कि माना कि जो कारणों की प्रमेय है वो गलत है तथा इंजन I की दक्षता इंजन R की दक्षता की अपेक्षा अधिक है। अब हम इसमें बोल रहे हैं, इससे पहले हम लिए थे कि जो इंजन R की दक्षता है वो अधिक होती है किसी भी इंजन की दक्षता के कंपेयर में। तो यहाँ पे अब हम मान रहे हैं कि जो कारणों का प्रमेय है वो गलत है। तो यहाँ पे इंजन I की दक्षता इंजन R की दक्षता की अपेक्षा अधिक है बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ईटा I ग्रेटर देन ईटा R। तो ईटा I के लिए जो वो है कार्य करता जो वो क्या हो जाएगा W अपॉन Q1 डैश और ईटा R के लिए W अपॉन Q1। तो इसे हम लिख सकते हैं W अपॉन Q1 डैश ग्रेटर देन W अपॉन Q1। अब चूंकि R एक उत्क्रमणीय इंजन है अतः इसे विपरीत दिशा में भी चलाया जा सकता है। R जो था वो क्या है, उत्क्रमणीय इंजन है, तो इसे हम विपरीत दिशा में भी चलाया जा सकता है और इसके लिए जो आवश्यक कार्य है W वो इंजन I के द्वारा प्राप्त कार्य से लिया जा सकता है और इसके लिए जो कार्य है W वो इंजन I के द्वारा प्राप्त कार्य से लिया जा सकता है। इस प्रकार इंजन I तथा इंजन R दोनों मिलकर स्वतः ही चलने वाली मशीन बनाते हैं क्योंकि इंजन R के लिए आवश्यक कार्य इंजन I द्वारा किए गए कार्य से प्राप्त होता है। अतः इस संपूर्ण चक्र में दोनों इंजनों को मिलाकर निम्न ताप T2 पर सिंक से ली जाने वाली कुल ऊष्मा इक्वल टू R द्वारा ली गई ऊष्मा माइनस I द्वारा दी गई ऊष्मा। तो यहाँ पे R द्वारा ली गई ऊष्मा है, उत्क्रमणीय इंजन R द्वारा ली गई ऊष्मा है Q1 माइनस W माइनस I द्वारा दी गई ऊष्मा है Q1 डैश माइनस W। तो यहाँ पे माइनस का अंदर इंटू कर देंगे तो माइनस W और प्लस W कैंसिल हो जाएगा, Q1 माइनस Q1 डैश बचेगा। अब उच्च ताप T1 पर स्रोत को दी जाने वाली ऊष्मा
यहाँ पे हम पहले निम्न ताप T2 डैश पर सिंक से ली जाने वाली कुल ऊष्मा निकाले थे। अब उच्च ताप T1 पर स्रोत को दी जाने वाली ऊष्मा, तो यहाँ पे हो जाएगा R द्वारा लौटाई गई ऊष्मा माइनस I द्वारा ली गई ऊष्मा। R द्वारा लौटाई गई ऊष्मा है Q1 माइनस I द्वारा ली गई ऊष्मा है Q1 डैश। तो इक्वेशन 1 के अनुसार, इक्वेशन 1 था हमारा ये वाला, इक्वेशन 1 के अनुसार चूंकि Q1 माइनस Q1 डैश एक धनात्मक राशि है, अतः हम पाते हैं कि दोनों इंजनों को मिलाकर स्वतः चलने वाली यह मशीन निरंतर निम्न ताप T2 से Q1 माइनस Q1 डैश ऊष्मा लेकर उच्च ताप T1 पर Q1 माइनस Q1 डैश ऊष्मा देती रहेगी, जबकि इसके लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। परंतु यह बात हमारे अनुभव के विपरीत है तथा ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का सीधा उल्लंघन करती है। अतः हमारी यह मान्यता है कि इंजन I की दक्षता इंजन R जो कि उत्क्रमणीय है और इंजन I है वो अनुत्क्रमणीय। तो हमारी यह मान्यता है कि इंजन I की दक्षता इंजन R जो कि उत्क्रमणीय है की दक्षता की अपेक्षा अधिक है, जो कि सर्वथा गलत है, क्योंकि जो कार्नो प्रमेय है उसके अनुसार इंजन R की दक्षता होती है वो अधिक होती है किसी भी इंजन की दक्षता से, जबकि दोनों कोई और इंजन और उत्क्रमणीय इंजन दोनों एक ही टेम्परेचर पर कार्य करते हो। तो यहाँ पे हमने माना था कि जो इंजन I की दक्षता है वो इंजन R की दक्षता की अपेक्षा अधिक है, लेकिन वो सर्वथा गलत है। इसलिए हम पाते हैं कि किन्हीं दो तापों के लिए कार्नो इंजन की दक्षता सबसे अधिक होगी। उन्हीं तापों के मध्य किसी अन्य इंजन की दक्षता सदैव कार्नो इंजन की दक्षता से कम अथवा अधिक से अधिक बराबर हो सकती है। हमारी यह मान्यता है कि इंजन I की जो दक्षता है वो इंजन R जो कि उत्क्रमणीय है की इन दक्षता की अपेक्षा अधिक है। यहाँ पर इंजन I की दक्षता को अधिक बोल रहे हैं इंजन R से, लेकिन वो सर्वथा गलत है। इसलिए हम पाते हैं कि किन्हीं दो तापों के लिए जो कार्नो इंजन की दक्षता है वो सबसे अधिक होती है। उन्हीं तापों के मध्य किसी अन्य इंजन की दक्षता सदैव कार्नो इंजन की दक्षता से कम अथवा अधिक से अधिक बराबर हो सकती है। हम जानते हैं कि जब दो ताप लेते हैं T1 और T2, तो जो कार्नो इंजन की दक्षता है वो सबसे अधिक होती है और बाकी वहाँ पे और जैसे हम लोग और इंजन लिए तो उसकी दक्षता कम होती है। तो उन्हीं तापों के मध्य किसी अन्य इंजन की दक्षता सदैव कार्नो इंजन की दक्षता से कम अथवा अधिक से अधिक वो बराबर हो सकती है। इसलिए हम इसे लिखते हैं I लेस देन K इक्वल एन आर। इस प्रकार कार्नो के प्रमेय से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि किन्हीं दो समान के मध्य कार्यरत सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है। इस प्रकार जो कार्नो का प्रमेय है उससे यह निष्कर्ष निकल रहे हैं कि किन्हीं दो समान तापों के मध्य कार्यरत, जैसे हम लोग टेम्परेचर लिए थे T1 और T2, तो उन दो समान तापों के मध्य कार्यरत सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता T1 और T2 समान तापों के मध्य जितने भी कार्यरत उत्क्रमणीय इंजन उसकी जो दक्षता होती है वो समान होती है तथा उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता सदैव उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक होती है और जो उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता है वो सदैव अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक होती है। इसलिए यह अर्थात Ni जो है वो लेस देन होगा और Nr ग्रेटर देन होगा, क्योंकि जो
जो क्रमनी इंजन है आर, उसकी जो दक्षता है वो अधिक होती है और अनुक्रमनी इंजन की दक्षता है वो कम होगी।